हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट के ऊपर। तो रिट्रेंचमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी ले ऑफ के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिट्रेंचमेंट की। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को इंडस्ट्री से निकाल देता है, उनको टर्मिनेट कर देता है फॉर एनी रीजन, उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट, सिंपल लैंग्वेज में। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। ये है आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज। रिट्रेंचमेंट मींस द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर। मतलब जब एक एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को उसकी सर्विस से हटा देता है, उसकी सर्विस को खत्म कर देता है, उसको टर्मिनेट कर देता है, तो उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट फॉर एनी रीजन। अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बट डज नॉट इंक्लूडेड। मतलब जो ये पनिशमेंट है और जो डिसिप्लिनरी एक्शन है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को एज अ पनिशमेंट हटाता है या फिर उसके डिसिप्लिनरी एक्शन को लेके उसको हटाता है तो वो रिट्रेंचमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट की बात की जाए तो अगर कोई वर्कमैन अपनी मर्जी से कंपनी से हटता है, अपनी मर्जी से सर्विस को अगर वो छोड़ता है, लीव करता है, तो वो भी रिट्रेंचमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर रिटायरमेंट की बात की जाए, अगर किसी वर्कमैन की एज हो जाती है रिटायरमेंट की, सुपरएनुएशन की, अगर उस बेसिस पर उसको हटाया जाता है तो वो भी रिट्रेंचमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर कोई वर्कमैन है जिसकी कंटिन्यू इल हेल्थ है, मतलब वो वर्क करने में सक्षम नहीं है, इस वजह से अगर उसको हटाया जाता है तो ये भी रिट्रेंचमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। ड्यू टू एक्सपायरी और नॉन रिन्यूअल ऑफ अ फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कोई पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम कर रहा था कंपनी के अंदर, उसका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ खत्म होने के बाद अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करवाता है, अगर उस बेस पर उसे हटाया जाता है तो वो भी रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं होगा। लाइक एक पर्सन है जिसका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उनको 5 साल देगा अपने, मतलब 5 ईयर तक वो कंपनी में काम करेगा। 5 साल खत्म होने के बाद अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करवाता है, उसकी एज नहीं बढ़ाता है, तो फिर कंपनी उसको निकाल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं रिट्रेंचमेंट को। रिट्रेंचमेंट मींस व्हेन एन एम्प्लॉयर रिमूव्स अ वर्कर फ्रॉम सर्विस नॉट बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट बट बिकॉज द कंपनी डजंट नीड दैट वर्कर एनीमोर। मतलब एक एम्प्लॉयर है जो अपने वर्कमैन को हटाता है कंपनी से, बट उसका रीजन मिसकंडक्ट नहीं होता है, मतलब इसके अंदर वर्कमैन की कोई भी गलती नहीं है। इसका रीजन है कि कंपनी को उस वर्कर की अब नीड ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट कटिंग करने के लिए, लेस वर्क और रीऑर्गेनाइजेशन। लेस वर्क के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसके अंदर 20 वर्कर्स का काम है, बट उस कंपनी के अंदर एक्चुअली 25 वर्कर्स है, तो जो 5 वर्कर्स है उनका उसके अंदर कुछ काम ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा वर्कर्स है। तो जो एम्प्लॉयर है वो उन वर्कर्स को हटा सकता है, उनको रिट्रेंच कर सकता है, तो इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। इट इज बेसिकली अ रिड्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक रीजंस, नॉट अ पनिशमेंट। मतलब ये पनिशमेंट नहीं है, तो इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। जब एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को कंपनी से हटाता है बिकॉज अब एम्प्लॉयर को उन वर्कर्स की नीड नहीं है, तो इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। अब बात करते हैं रीजंस ऑफ रिट्रेंचमेंट की। तो फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक रीजंस, लाइक डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। जब मार्केट के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है तो उस टाइम पर जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, मतलब कंपनी के अंदर काम भी कम होता है, एंड उस टाइम पर जो कंपनी है वो उतना प्रॉफिट भी नहीं बना रही होती है। तो इस टाइम पर जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयर्स को रिट्रेंच कर सकती है, लाइक फाइनेंशियल लॉस और कॉस्ट कटिंग मेजर्स। सेकेंड है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस, लाइक क्लोजिंग डाउन अ यूनिट, ब्रांच और प्रोजेक्ट। मतलब अगर कोई कंपनी है, उसकी कोई यूनिट है, अगर वो क्लोज हो रही है तो उस यूनिट के जो वर्कर होगी उनको कंपनी रिट्रेंच कर सकती है बिकॉज अब कंपनी को उन वर्कर्स की नीड ही नहीं है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने कुछ वर्कर्स को हायर किया है बट अब वो प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, तो अब कंपनी को उन वर्कर्स की नीड नहीं है, तो इस टाइम पर जो कंपनी है वो उन वर्कर को रिट्रेंच कर सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उस टाइम पर मैन मेड जो काम होता है, जो हैंडवर्क होता है, वो वैसे ही कम हो जाता है, तो ये भी एक आपका रीजन है रिट्रेंचमेंट का। अगर कोई कंपनी है वो हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रही है तो मतलब जो मैन का काम है, जो भी पीपल्स का काम है, वो काम अब मशीनरी कर सकती है,
तो अब बस मशीन की टेक केयर करने के लिए पीपल्स चाहिए, उस काम के लिए पीपल्स नहीं चाहिए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका रिट्रेंचमेंट का। थर्ड है आपका प्रोडक्शन रिलेटेड रीजंस। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर किसी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो उस टाइम पर जो कंपनी है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो इस टाइम पर भी कंपनी अपने वर्कर्स को रिट्रेंच कर सकती है। रेड्यूशन इन वर्कलोड और सीजनल फ्लक्चुएशंस। अगर किसी कंपनी के अंदर वर्कलोड कम है, काम कम है और पीपल ज्यादा है, तो जो भी एक्स्ट्रा पीपल है उनको जो कंपनी है वो रिट्रेंच कर सकती है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा वर्कमैन होंगे कंपनी के अंदर, एम्प्लॉयर उनको रिट्रेंच कर सकता है। नेक्स्ट है आपका सीजनल फ्लक्चुएशन। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके अंदर वर्क जो होता है वो सीजन के ऊपर बेस करता है। लाइक समर के अंदर वर्कलोड ज्यादा है, विंटर के अंदर वर्कलोड कम है। तो जिस भी सीजन के अंदर वर्कलोड कम होगा उस टाइम पर जो कंपनी है वो रिट्रेंच कर सकती है अपने वर्कर को। नेक्स्ट है आपका ओवर स्टाफिंग कंपेयर टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट। मतलब अगर किसी कंपनी के अंदर स्टाफ रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वर्कर्स को रिट्रेंच किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका लीगल एंड पॉलिसी रीजंस। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के बिहाफ पर, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से किसी कंपनी को लॉस होता है या फिर वो कंपनी बंद करनी पड़ती है, तो जो उस कंपनी के वर्कर्स है उनको जो ओनर है वो रिट्रेंच कर सकता है। अब बात करते हैं कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए रिट्रेंचमेंट की, वैलिड कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है नोटिस। जो भी कंपनी के वर्कमैन है उनको रिट्रेंच करने से 1 महीने पहले नोटिस भेजना होगा बाय द एम्प्लॉयर। बट अगर किसी भी एम्प्लॉयर को इमीडिएटली निकालना है किसी भी वर्कर को, तो वो उसको 1 मंथ की सैलरी एज अ लीव दे सकती है। सेकेंड है आपका कंपनसेशन। अगर किसी भी वर्कमैन ने कंपनी के अंदर 10 साल काम किया है एग्जांपल के लिए, तो उसकी हर साल की 15 डेज की सैलरी काउंट होगी। लाइक अगर वर्कमैन ने 10 साल काम किया है और 15 दिन के हिसाब से लगाई जाए तो उसको उसकी 150 डेज की सैलरी मिलेगी हर साल के 15 दिन काउंट करने के बाद। मतलब अब जो वर्कमैन है वो अपनी 5 मंथ की सैलरी लेने के लिए लायबल है और जो एम्प्लॉयर है उसे वर्कमैन को 5 मंथ की सैलरी एज अ कंपनसेशन देनी होगी। जितने भी साल वर्कमैन ने काम किया है, अगर 2 साल काम किया है तो 15 दिन के हिसाब से 1 महीने की, 3 साल काम किया है 45 डेज, 4 साल काम किया है 60 डेज। इस तरह से 15 दिन हर साल की काउंट होगी। जितने भी साल वर्कमैन ने काम किया होगा उस बेस पर फिर कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी एम्प्लॉयर है उसे इन्फॉर्म करना होगा लेबर डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिट्रेंचमेंट के बारे में। तो ये सारी थी आपकी वैलिड कंडीशंस रिट्रेंचमेंट की। अब बात करते हैं प्रोसीजर एंड रूल ऑफ रिट्रेंचमेंट की। मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है एंड इसके रूल्स क्या क्या होती है। तो फर्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी चेक। मतलब जो भी वर्कमैन है उसने 1 साल के अंदर कंपनी के अंदर 240 डेज काम किया होना चाहिए। मतलब 12 मंथ्स के अंदर 240 वर्किंग डेज के अंदर जो वर्कमैन है उसने काम किया होना चाहिए कंपनी के अंदर। सेकंड है फॉलो सेक्शन 25F। मतलब जो भी बेसिक कंडीशन है रिट्रेंचमेंट की उन सभी को फॉलो किया गया होना चाहिए जिनको मेंशन किया गया है सेक्शन 25F के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। तो फर्स्ट है कि बाय द एम्प्लॉयर वर्कमैन को 1 महीने पहले रिट्रेंचमेंट के नोटिस दिया गया होना चाहिए। अदरवाइज अगर इमीडिएटली निकालना है तो 1 मंथ की सैलरी एज अ लीव देनी होगी। सेकंड है पे कंपनसेशन। हर साल के 15 दिन के हिसाब से वर्कमैन को कंपनसेशन देना होगा एंड जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो भी लेबर डिपार्टमेंट है, वहां पर इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। थर्ड है रूल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो, जिसको सेक्शन 25G के अंदर डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। मतलब जो भी सबसे जूनियर मोस्ट जो वर्कर होंगे उनको सबसे पहले रिट्रेंच किया जाएगा एंड जो सबसे सीनियर मोस्ट वर्कर होंगे, जो भी सीनियर वर्कर होंगे, उनको निकालने के लिए एक वैलिड रीजन देना होगा कि इस वजह से उनको निकाला जा रहा है। फोर्थ है रूल ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट, जिसको सेक्शन 25H के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर कंपनी को इन फ्यूचर कभी भी वर्कर्स को हायर करने की नीड पड़ती है या जरूरत होती है तो कंपनी सबसे पहले उन वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी देगी जिनको पास्ट में रिट्रेंच किया होगा। फिफ्थ है स्पेशल केसेस। मतलब जिन भी स्टैब्लिशमेंट्स के अंदर 100 या फिर मोर देन 100 वर्कमैन होगी उन स्टैब्लिशमेंट को वर्कमैन्स को रिट्रेंच करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 25N के अंदर।
अब बात करते हैं केस लॉज की, और ये जो केस लॉज है ये सारे के सारे लैंडमार्क होने वाले हैं। तो फर्स्ट केस लॉ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सुंदरामणि, 1976 का ये केस लॉ है। अब इस केस में क्या है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने एक वर्कर को रिमूव कर देती है सर्विस से, ना ही उसको नोटिस देती है 1 महीने पहले, ना ही उसको कंपनसेशन देती है। एंड बैंक इस बारे में कहता है कि ये जो वर्कर है ये टेम्परेरी वर्कर है, तो इसके ऊपर रिट्रेंचमेंट का कोई भी रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। अब इसके अंदर कोर्ट कहती है कि कोई भी वर्कर हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है, सभी के सभी वर्कर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो सभी टाइप्स के वर्कर्स को कवर करता है। तो जो बैंक है उसे 25F के रूल को फॉलो करना होगा, वर्कर को नोटिस देना होगा पहले, एंड रिट्रेंचमेंट की कंपनसेशन भी देनी होगी। अब जो बैंक है उसने वर्कर को बिना कंपनसेशन के, बिना नोटिस के रिमूव किया था, तो ये जो रिट्रेंचमेंट था ये हो गया इलीगल। बैंक को 25F के रूल को फॉलो करना ही होगा। इवन अ टेम्परेरी एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिट्रेंच विदाउट नोटिस एंड कंपनसेशन। सेकंड केस है वर्कमैन ऑफ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वर्सेस हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। अब इस केस के अंदर क्या है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से हिंदुस्तान स्टील अपने कुछ वर्कर्स को रिट्रेंच कर देती है। अब इसी चीज को एक वर्कर चैलेंज कर देता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंदर, मतलब जो भी कंपनी ने किया वो बिल्कुल अनफेयर है। अब इशू ये निकल के आता है व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर अ वैलिड रिट्रेंचमेंट, मतलब किन किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा किसी भी रिट्रेंचमेंट के अंदर। तो फर्स्ट तो आपका आ जाता है नोटिस कंपनसेशन, जिसको 25F के अंदर डिफाइन किया गया है। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो, मतलब जो भी वर्कमैन सबसे लास्ट में आए होंगे, मतलब जो भी मोस्ट जूनियर वर्कमैन होगी सबसे पहले उनको निकाला जाएगा कंपनी से, एंड इसको डिफाइन किया गया है 25G के अंदर। थर्ड है एम्प्लॉयर मस्ट प्रूव बोनाफाइड नीड फॉर रिट्रेंचमेंट। अब जो बोनाफाइड नीड है इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयर को सच में नीड होनी चाहिए रिट्रेंच करने की, एक अच्छे वे के अंदर, गुड वे के अंदर। अब इसके अंदर दो होती है, एक होता है मेलाफाइड, एक होता है बोनाफाइड। मेलाफाइड इंटेंशन का मतलब होता है कि बुरी इंटेंशन के हिसाब से कोई काम किया गया हो, बोनाफाइड का मतलब होता है अच्छी इंटेंशन के हिसाब से। एंड यहाँ पर बोनाफाइड नीड होनी चाहिए, मतलब गुड वे के अंदर, गुड नीड से उसने ये काम किया गया होना चाहिए, रिट्रेंच किया गया होना चाहिए। तो ये था आज का आपका टॉपिक रिट्रेंचमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स के लिए इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।